अंधेरे में इंसान की भूखी नजरें सौदे करती हैं, वहाँ एक बात सबको पता होती है, जिसकी त्वचा जितनी गोरी और मुलायम उसकी कीमत उतनी ही ऊंची। पर ये सब बस आंखों का धोखा है। चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, चमड़ी दूध सी साफ हो, हर औरत का दिल और जिस्म एक सा ही होता है, मगर मर्दों की फितरत ही ऐसी है कि गोरा रंग देखते ही जेब ढीली करने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है काव्या की कहानी। उसकी बेदाग गोरी त्वचा और हसीन चेहरा देखकर लोग एक रात के लिए 3-4 लाख तक उड़ाने को तैयार थे। उसकी कहानी सुनकर आपका कलेजा भी भर आएगा। काव्या हिमाचल के छोटे से गांव नागर की साधारण सी लड़की थी। घर में मम्मी पापा, बड़ा भाई आरव और काव्या, बस यही 4 लोग थे। आरव की उम्र 20 साल, काव्या की 18। काव्या इतनी खूबसूरत थी मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी चमड़ी ऐसी कि धूप भी शर्मा जाए। मम्मी पापा दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। पापा मनाली की ठंडी सड़कों पर ट्रक ड्राइविंग करते थे। उनकी कमाई से घर आराम से चलता था। काव्या और आरव की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। पापा अक्सर काव्या से कहते, बेटी तू तो हमारे घर की चांदनी है, तेरी मुस्कान से सारी थकान गायब हो जाती है। तब सब कुछ परफेक्ट था। पर एक दिन अचानक काव्या के पापा का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार में ब्रेक फेल और पापा हमेशा के लिए चले गए। पापा के जाने के बाद मम्मी ने जैसे तैसे दोनों बच्चों को संभाला, पर दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो बीमार रहने लगी। आरव उस वक्त ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी हिम्मत जुटाई और मनाली के होटलों में बर्तन धोने, झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। उसी पैसे से घर चलता, मगर मम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कुछ महीनों बाद वो भी चल बसी। अब काव्या और आरव बिल्कुल अनाथ हो गए। हाँ, काव्या की एक मौसी थी, राधिका, विधवा, अकेली, कोई संतान नहीं। राधिका मौसी ने काव्या को अपने पास रख लिया। आरव ने काव्या से कहा, तू मौसी के साथ खुश रहे, मैं मनाली से दूर शिमला जा रहा हूँ, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। फिर उसने काव्या को राधिका मौसी के हवाले किया और चला गया। काव्या अब मौसी के साथ कुल्लू के एक छोटे से मोहल्ले में रहने लगी। मौसी का घर 2 कमरों का था, कमाने वाला कोई नहीं। काव्या समझ नहीं पाती थी कि घर कैसे चलता है, पर धीरे धीरे सच सामने आया। मौसी की जिंदगी अभिशाप बन चुकी थी। काव्या के आने से खर्च और बढ़ गया। कई रातें भूखे पेट करती। फिर एक दिन काव्या ने गौर किया, मौसी कभी कभी भारी मेकअप, चमकदार साड़ी पहनकर शाम को निकलती और सुबह लौटते वक्त हाथ में मोटी गड्डी होती। एक दिन काव्या ने पूछ लिया, मौसी आप कहीं काम करती हैं? राधिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, थोड़ा सा काम, उसी से घर चलता है। काव्या छोटी थी, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, बस मौसी के साथ दिन कट रहे थे। फिर अचानक मौसी का व्यवहार बदल गया। वो काव्या से बेहद प्यार करने लगी। अच्छा खाना लाती, नए कपड़े दिलाती, कहती, काव्या खूब खा पी, तंदुरुस्त रहे, जब तू खुश पुष्ट होगी और भी सुंदर लगेगी, बड़ी लड़कियों जैसी दिखेगी। काव्या ने मासूमियत से पूछा, मौसी मुझे बड़ी लड़की जैसे क्यों दिखना है? मौसी हंसकर टाल जाती, बस जो कहती हूँ कर, हट्टी कट्टी हो जा। और ऐसा ही हुआ। मौसी ने काव्या को इतना अच्छा खाना पानी दिया कि 19 साल की उम्र में वो बिल्कुल जवान औरत लगने लगी। बदन भर गया, चेहरा चमक उठा, कोई देखता तो चौंक जाता। लड़की नहीं, पूरी औरत। पर काव्या को समझ नहीं आता था कि मौसी उसे इतना बड़ा और सुंदर क्यों दिखाना चाहती हैं। फिर एक शाम काव्या ने कुछ ऐसा सुना कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसी फोन पर किसी से बात कर रही थी। काव्या दीवार से सटकर सुन रही थी। मौसी बोले जा रही थी, पैसे लेकर कब आओगे? पूरा 4 लाख चाहिए, न कम न ज्यादा। मेरी लड़की तैयार है, आज रात तक आ जाओ। काव्या के होश उड़ गए, सब समझ आ गया। मौसी उसे बेच रही थी। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, सब कुछ उसी की तैयारी थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन फैसला किया, यहाँ से भागना होगा। मौसी किचन में व्यस्त थी। काव्या ने चुपके से घर से निकली, दौड़ते हुए कुल्लू बस स्टैंड पहुंची। वहाँ एक बस खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जा रही है। बस चढ़ गई, बस चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी हुईं और वो सो गई। जब आंख खुली तो बस एक अनजान शहर में रुकी थी। बाहर बोर्ड पर लिखा था मंडी। काव्या उतरी, भूख से बुरा हाल था। उसने राहगीरों से थोड़े पैसे मांगे, आलू प्याज की सब्जी और रोटी खाई। फिर 4-5 दिन मंडी में इधर उधर भटकती रही। एक रात बस स्टैंड की बेंच पर सो रही थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसने प्यार से पूछा, बेटी नाम क्या है तेरा? माँ बाप कहाँ है? काव्या डरते डरते बोली, काव्या इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। फिर सारी कहानी सुना दी, माँ बाप का जाना, मौसी का धोखा, भागना, सब। आदमी ने बड़े प्यार से कहा, फिक्र मत कर बेटी, मुझे अंकल समझ, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ, तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। काव्या का दिल खुशी से भर गया। लगा जैसे भगवान ने अपना मिला दिया। पर उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना समझ रही है वो एक हैवान है। जिस नरक से वो भागी थी, यही शख्स उसे उसी कीचड़ में धकेलने वाला था। उस आदमी का नाम था विक्रम। उसने काव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जैसे ही उसने सिर सहलाया, काव्या की आंखों में आंसू छलक आए। वो विक्रम के सीने से लिपट गई। विक्रम ने उसे चुप कराया और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर बोला, काव्या मुंह हाथ धो ले। फिर एक खूबसूरत लहंगा चोली लाकर दिया और बोला, नहा ले बेटी, ये कपड़े पहन ले। तो काव्या ने वैसा ही किया। नहाकर वो खूबसूरत लहंगा चोली पहना जिसमें वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। फिर विक्रम ने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मंगवाया। काव्या ने कई दिनों बाद दिल खोलकर खाया और थक हार कर गहरी नींद सो गई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। घड़ी में 9 बज चुके थे। विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहा था। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा खुला। विक्रम के साथ एक भारी भरकम औरत अंदर आई। मुंह में पान की पीक लाल लाल चमक रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, काव्या जाग गई बेटी, ये देख, ये है सावित्री, इसके कोई बच्चा नहीं है, ये तुझे गोद लेगी, अपनी बेटी बनाकर रखेगी। सावित्री को देखकर काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था। काव्या ने डरते डरते पूछा, अंकल आप मुझे अपने पास नहीं रखेंगे? विक्रम ने साफ इनकार कर दिया। नहीं बेटी, मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, वो तुझे कभी नहीं अपनाएगी। सावित्री के साथ चली जा, वो तुझे राजकुमारी बना देगी, नए कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ देगी। सावित्री ने भी मीठी आवाज में कहा, हाँ मेरी गुड़िया, चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगी। डरते हुए काव्या ने सिर हिला दिया, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सोचने लगी, अब कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। तभी उसे प्यास लगी। उसने विक्रम से पानी मांगा। विक्रम ने कहा, रसोई उस तरफ है, खुद जाकर पी ले। काव्या पानी पीने गई और जब बाहर आई तो उसके कानों में वो बात पड़ी जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री बोल रही थी, वाह विक्रम, तूने तो कमाल कर दिया, ये तो उससे भी ज्यादा हसीन है। मेरे पास ढेर सारी लड़कियां हैं लेकिन इस जैसी कोई नहीं। ले अभी 4 लाख का चेक दे रही हूँ। सावित्री ने बैग खोला, चेक निकाला, दस्तखत किए और विक्रम को थमा दिया। काव्या सब समझ गई। विक्रम ने उस पर रहम नहीं किया था, बल्कि फायदे के लिए स्टेशन से उठाया था। और जिस गंदगी से वो अपनी मौसी की घर से भागी थी, अब फिर उसी में फंस गई थी। काव्या भागने की सोच ही रही थी कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। 4-5 गुंडे उतरे, उसे पकड़कर गाड़ी में ठूस दिया। सावित्री भी बैठ गई।
गाड़ी मंडी के उस बदनाम इलाके की तरफ दौड़ी जहां का माहौल देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। औरतें अजीब अजीब कपड़े पहने दरवाजों पर खड़ी थीं, मर्दों के साथ गंदे काम कर रही थीं। काव्या ये सब देखकर सन रह गई। सावित्री ने उसे गाड़ी से खींचकर उतारा। काव्या चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन सावित्री ने कसकर पकड़ा और एक कमरे में ले गई। वहां एक और औरत को बुलाया, उसका नाम था शोभा। सावित्री ने शोभा से कहा, इस लड़की का पूरा ख्याल रखना, खाना पीना कपड़े सब तेरी जिम्मेदारी, अब ये तेरी है। इतना कहकर वो चली गई। काव्या अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। शोभा डांटते हुए कहा, रोना बंद कर, यहाँ रोने से कुछ नहीं होता, जो यहाँ आ गया वो यहीं सड़ता है। भागने की कोशिश की तो मार डालेंगे, जिंदगी प्यारी है तो जो कहा जाए वही कर। फिर पूछा, नाम क्या है? काव्या ने धीमे से कहा, काव्या। शोभा ने गौर से देखा, बोली, बहुत हसीन है, लेकिन यही हुस्न तेरा दुश्मन बनेगा। उम्र कितनी है? काव्या ने कहा, 19। शोभा हैरान, 19? पर तुझे देखकर 25 की लगती है। तेरा बदन देखकर कोई नहीं कहेगा कि तू इतनी छोटी है। काव्या का दिल टूट चुका था। बोली, अब उम्र से क्या फर्क पड़ता है, जिसे अपना समझा उसी ने इस गंदे बाजार में बेच दिया। शोभा खाना लेकर आई। काव्या ने गुस्से में फेंक दिया, कोने में सिमट गई। तभी सावित्री फिर आ धमकी, सख्त लहजे में बोली, ये कोठा है, यहाँ नई लड़कियां आती हैं, ग्राहक उनके साथ जो चाहे करते हैं। अब तेरे साथ भी वही होगा, नखरे मत कर, 3-4 दिन आराम कर ले, फिर तैयार रहना, अच्छा ग्राहक मिलेगा। भागने की कोशिश की तो ये मर्द कुचल देंगे। हर दिन ग्राहक आते, लड़कियों को परोसा जाता। सावित्री ने काव्या की कीमत इतनी ऊंची रखी कि 10 दिन तक कोई हाथ नहीं लगा सका। 10वें दिन एक सन की आदमी आया, नाम था धनराज। शोभा काव्या को उसके पास ले गई। धनराज ने देखते ही कहा, 4 लाख दूंगा इसे, दुल्हन की तरह सजा कर लाओ। काव्या के हाथ पांव कांपने लगे। उसे लाल जोड़े में सजाया गया, कमरे में बिठाया गया, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। धनराज आया, दरवाजा बंद किया। काव्या डर से खड़ी हो गई। धनराज ने कहा, बैठ क्यों रही है? काव्या कांपती हुई बोली, साहब पास मत आइए। धनराज हंसा, मैंने 4 लाख दिए हैं एक रात के लिए। काव्या रोते हुए गिड़गिड़ाई, साहब मैं ये नहीं सह पाऊंगी, मैं 19 की हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आई। धनराज और खुश, 19? वाह, मुझे तो कच्ची उम्र ही पसंद है, पहली बार दर्द होगा, बाद में मजा आएगा। काव्या ने पांव पकड़े, पूरी कहानी सुनाई। माँ बाप का जाना, मौसी का धोखा, विक्रम का विश्वासघात। लेकिन धनराज पर कोई असर नहीं। उसने काव्या को बिस्तर पर पटक दिया। काव्या चीखी चिल्लाई, कोई नहीं आया। पूरी रात धनराज ने उसे हवस का शिकार बनाया। सुबह बिस्तर खून से सन गया। काव्या उठ भी नहीं पा रही थी। धनराज चला गया। सावित्री ने शोभा से कहा, नहला धुला, 1 हफ्ते आराम दे, फिर काम पर लगा देना। मोहलत खत्म हुई। काव्या को फिर उसी दलदल में धकेला गया। ग्राहक आने लगे, हर रात नया हैवान। धीरे धीरे काव्या टूट गई। 3 साल बीत गए। अब वो 22 की थी। शोभा उसकी सहेली बन चुकी थी। नाम बदलकर सब उसे रानी बुलाने लगे। कोठे पर उसका जलवा था, लोग उसके लिए पैसे लुटाते। एक शाम शोभा चांदी की पायल लेकर आई। रानी चल, मुजरा है, ये पायल पहन ले। काव्या बोली, मुझे नाचना नहीं आता। शोभा ने जिद की, चल ना, आज बड़े सेठ आए हैं, पैसे ऐसे लुटाएंगे जैसे पानी। काव्या मान गई। पायल बांधी, वहां ढेर सारी लड़कियां नाच रही थी। फिर शोभा ने काव्या का हाथ थामा और उसे उन नाचती हसीनाओं के घेरे में खींच लिया। पायल की छनक सुनते ही काव्या के बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके पैर अपने आप थिरकने लगे, मानो कोई पुरानी याद जाग उठी हो। वो खुद हैरान थी कि ये ठुमके उसे कहां से आ गए। नाचते नाचते उसके सामने सारी जिंदगी का दर्द फिल्म की तरह घूम गया। वो पहली रात, वो खून से सना बिस्तर, वो चीखें, वो हैवान, लेकिन पायल की ताल में वो सब डूब गया। काव्या बस नाचते रही। उसके घुंघरू जैसे पागल हो गए। अचानक जोर की आवाज हुई, पायल टूट कर बिखर गई। काव्या का संतुलन बिगड़ा और वो जोर से जमीन पर गिरी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में से एक जवान लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आरव। उसने झुककर हाथ बढ़ाया, काव्या का हाथ थामा और धीरे से उठाते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? काव्या की आंखें उसकी आंखों में अटकी। उसने कांपते स्वर में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शोभा ने फौरन काव्या को खींच लिया और कोने में ले गई। लेकिन आरव की नजरें काव्या पर जमी रहीं। वो मुस्कुरा रहा था। काव्या का दिल धक से हुआ। लगा आज कोई नया ग्राहक कीमत लगाकर रात बिताने आएगा। और वही हुआ। आरव ने सावित्री को पूरे 5 लाख थमा दिए। उस रात काव्या ने शोभा से कहा, उस लड़के को मेरे कमरे में भेज देना। रात गहराई तो आरव को कमरे में भेज दिया गया। काव्या भी बाहर थी। आरव अकेला बैठा इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। काव्या अंदर आई। चुनरी सिर पर डाली हुई थी। आते ही दरवाजा बंद किया। आरव के पास गई, चुनरी उतारी, बिस्तर पर रखी और ठंडी आवाज में बोली, सुनो, वक्त बर्बाद मत करो, जो करना है जल्दी करो और निकल लो। आरव हैरान, क्या बोल रही हो? काव्या गुस्से में चिल्लाई, क्या सुनाई नहीं दिया तूने? मेरी कीमत दी है, जो करने आया है कर और चलता बन। आरव शांत स्वर में, तुम बहुत गुस्से में हो, क्या सबके साथ ऐसा बर्ताव करती हो या सिर्फ मुझसे? काव्या तंज कसकर बोली, तुझे जानने की जरूरत नहीं। आरव मुस्कुराया, जरूरत क्यों नहीं, मैं तो इसीलिए आया हूँ। काव्या हंसी, अरे यहाँ दिल की बातें भी होती हैं। आरव ने कहा, होती क्यों नहीं? फिर पूछा, बता यहाँ अपनी मर्जी से आई हो या जबरदस्ती? काव्या ने कहा, यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, सबकी मजबूरी है, कोई पेट के लिए, कोई बदनसीबी, कोई धोखा, मैं तो किस्मत की मारी हूँ। फिर काव्या ने सारी कहानी सुना दी। माँ बाप का जाना, मौसी का धोखा, विक्रम का विश्वासघात, 3 साल का नरक, सब। पूरी रात आरव बस सुनता रहा, छुआ तक नहीं। सुबह होते ही चला गया। काव्या हैरान, अगर कुछ करना ही नहीं था तो आया क्यों? अगले दिन फिर वही लड़का 5 लाख लेकर आया। काव्या ने ठान लिया, आज पूछूंगी आखिर कर क्या रहा है। तैयार होकर कमरे में बैठी। आरव आया, दरवाजा बंद किया, धीरे धीरे पास आया। काव्या तंज कसकर बोली, कल मन नहीं था, आज पूरा जोश है ना? आरव करीब आया, उसकी सांसें काव्या के गालों को छूने लगी। फिर धीरे से बोला, हाँ आज मन है, क्या मैं तेरी गोद में सिर रखकर सो जाऊं? काव्या चौंकी, बोली, हाँ क्यों नहीं, तूने कीमत जो दी है। आरव ने उंगली उसके होठों पर रखी, बस कीमत ही दिखती है, मेरी आंखों में कुछ और नहीं दिखता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर आरव ने कहा, रानी मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। काव्या का दिल पिघल गया, उसने भी हाँ कह दिया। आरव ने कहा, अगर तू साथ दे तो मैं तुझे इस नर्क से निकालूंगा। काव्या बोली, यहाँ से निकलना नामुमकिन है, बाहर गुंडे हैं, मार डालेंगे। आरव ने कहा, बस साथ दे, फिर देखना। काव्या ने हामी भर दी। आरव चला गया। 1 हफ्ता बीता, कोई अता पता नहीं। काव्या बेचैन। फिर एक दिन कमरे में बैठी थी, बाहर शोर मचा, पुलिस पुलिस, चारों तरफ पुलिस वाले। काव्या डर गई, लेकिन आरव भी पुलिस के साथ था। उसने इशारा किया, मैंने बुलाया है। आरव काव्या के पास आया, बोला, मैंने पुलिस को सब बता दिया, यहाँ बहुत सी लड़कियां जबरदस्ती हैं, बस अपनी सच्चाई बता दे। काव्या ने पुलिस को सब सुना दिया। आरव ने सबके सामने काव्या की मांग में सिंदूर भर दिया। शोभा भी खुश थी। पुलिस ने सबकी सुनवाई की, जो रहना चाहती रहीं, जो जाना चाहती उन्हें आजादी मिली। आरव ने काव्या का हाथ थामा और उस गंदे कोठे से बाहर ले आया। अब काव्या पूरी तरह आजाद थी।
दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। आरव भी अनाथ था, दोनों ने मिलकर घर बसाया। एक दिन आरव बोला, रानी मेरे जिगरी दोस्त से मिलवाऊंगा, वो भी अनाथ है, उसकी एक बहन थी जो बिछड़ गई। काव्या हंसी, अब मेरा नाम रानी नहीं काव्या है, मुझे काव्या कहो। अगले दिन आरव दोस्त को लेकर आया। काव्या ने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उसका भाई आरव था। नहीं, भाई का नाम अब भी आरव ही था। दोनों भाई बहन गले मिलकर रोने लगे। आरव भाई बोला, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, मौसी से लड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। काव्या ने सारी कहानी सुना दी। भाई खुद को कोसने लगा, बोला मुझे तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। काव्या बोले, भैया जो हुआ भूल जाओ, अब आरव मेरा सब कुछ है, मैं उससे शादी कर चुकी हूँ। भाई ने दोनों को गले लगाया, बोला मेरे यार तूने मुझे वो खुशी दी जिसका मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आज आरव और काव्या की शादी को 2 साल हो गए। उनके घर एक प्यारा सा बेटा है, नाम रखा है विराज। अब काव्या, राज और आरव तीनों हंसी खुशी रहते हैं, कभी उस नर्क की याद भी नहीं आती। तो दोस्तों, इस तरह काव्या की जिंदगी अंधेरे से उजाले में आ गई। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। दिल छू गई हो तो मुस्कुरा देना। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक खुश रहो, बाय।